हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। और ये टॉपिक इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी आपको इस चैप्टर में से काउंटर करंट मैकेनिज्म आना चाहिए, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है और आपका किडनी फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म पता होना चाहिए, काउंटर मल्टीप्लायर मैकेनिज्म पता होना चाहिए। And composition of urine, one of the most important topic of the chapter is this. Okay, और इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में से क्वेश्चन जो आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, या यूरिन में जो भी कलर होता है वो कौन से पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से होता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल सीईटी में भी आता है और एग्जाम में तो कंपलसरी आता ही आता है। सो देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में। नॉर्मल यूरिन इज पेल येलो। पेल मतलब क्या होता है, लाइट येलो कलर का दिखाई देता है। अभी सब लोग सुसु करके देखने मत लग जाना कि अपना यूरिन कौन से कलर का है। ओके, देखो एकदम व्हाइट कलर का यूरिन नहीं होता, एकदम पानी के जैसे ट्रांसपेरेंट यूरिन नहीं होता। अवर यूरिन इज पेल येलो, लाइट येलो कलर्ड ट्रांसपेरेंट लिक्विड एंड दिस कलर इज ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। ये यूरिन कौन से पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। ओके, यूरोक्रोम, यूरो यानी कि यूरिया एंड क्रोम मतलब कलर। तो यूरिया का कलर कैसा होता है, हल्का सा येलोइश कलर होता है, इसीलिए यूरिन का कलर येलो कलर का दिखाई देता है। कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन फूड। अब आपने क्या खाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी यूरिन में क्या प्रेजेंट रहेगा। यानी कि अगर आपने वेजिटेरियन खाया है तो आपके यूरिन में ज़्यादा करके ऑर्गेनिक वेस्ट रहेंगे। अगर आपने नॉन वेजिटेरियन फूड खाया है तो आपके यूरिन में ज़्यादा करके प्रोटीन्स होगा। तो इट डिपेंड्स कि आपने क्या खाना खाया है, क्या फ्लूइड पिया है, और उसके हिसाब से आपके यूरिन का कॉम्पोजिशन पता चलता है। तो वेल यस, लेट अस फाइंड आउट हाउ। देर आर टू वेज। आपको ये पता करना है अगर कि आपके यूरिन में क्या क्या है और हमारा यूरिन या हमारी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन होता है, तो उसके लिए दो पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं। देखो, सबसे पहले तो ऑस्मो रेगुलेशन इस वर्ड का मतलब समझो, क्योंकि अब जो हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो इस वर्ड से पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक है। ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, ओके, मैनेज करना। और ऑस्मो मतलब क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ऑस्मोसिस, सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन। फिर से बोलती हूँ, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना सॉल्ट, जो सॉलिड पार्टिकल है, और सॉल्वेंट अपना इधर पे क्या हो जाएगा, वाटर। सॉल्वेंट अपना इधर पे क्या हो जाएगा, वाटर। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस। देखो, अति से ज़्यादा अगर बॉडी में सॉल्ट हो गया तो हमको प्यास लगेगी, हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। और अगर पानी बहुत ज़्यादा बॉडी में हो गया तो उसके वजह से सुसु बार बार आएगी। यानी कि वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए, और उस मेथड को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो देर आर टू वेज टू मेंटेन दिस ऑस्मो रेगुलेशन। एक होता है वन बाय रेगुलेटिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन थ्रू एडीएच। ये हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लग जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में जब सॉल्ट्स का लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे हाइपोथैलेमस से एडीएच सेक्रेट होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है, ये स्पेशली डीसीटी वाला ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट वाला जो ट्यूब है, उन दोनों का सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए और बाहर यूरिन ज़्यादा ना जाए, बॉडी का पानी बॉडी में रह जाए, ताकि सॉल्ट का लेवल बैलेंस हो जाए। सो वो होता है एडीएच हार्मोन की मदद से। दिस इज वन मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का, अदर बाय इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन थ्रू आरएएएस, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये देखो, आरएएएस का फुल फॉर्म इधर पे दिया है आपको, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये क्या होता है आपको मैम पूरा एक्सप्लेन करेगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, देखो मैं आपको फिर से बोलती हूँ, बॉडी में जितना ज़्यादा पानी का होना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा सॉल्ट्स का भी बैलेंस में होना ज़रूरी है। अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो पानी कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो गया तो सॉल्ट कम हो जाएगा। तो दोनों को बैलेंस रखने के लिए एडीएच हार्मोन और रास सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों का सिग्नल आपका आता है, एडीएच का सिग्नल आता है अपने हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस इज मिड ब्रेन, इन मिड ब्रेन इट हैज स्पेशल रिसेप्टर्स कॉल्ड ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो मतलब क्या होता है, जो सॉल्ट और वाटर का लेवल भाप सके, यानी कि मेजर कर सके। तो ये देखो, ये हमारे मिड ब्रेन के ऊपर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अपना हाइपोथैलेमस है। मतलब ये देखो, आपका ऐसा ब्रेन रहता है, ये मिड ब्रेन वाले पार्ट के जस्ट ऊपर, ये अपना मिड ब्रेन है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ऐसा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है, और यहाँ से आपका ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड निकलता है। ये अपना, ये देखो, ये दूसरे कलर से बताती हूँ, ये आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, ये अपना हाइपोथैलेमस है, ओके।
और ये अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आगे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, एक पीछे वाला, यानी कि ये हो गया अपना एंटीरियर पिट्यूटरी आगे वाला पार्ट, और ये पीछे वाला पार्ट हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एडीएच हार्मोन किधर से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। ये सब आप 12th में डिटेल में पढ़ोगे। ओके, जैसे मेरा ये एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट, लेकिन है ये एक ही ऑर्गन। सो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या आता है? एडीएच हार्मोन आता है। ओके, तो हमारे हाइपोथैलेमस के पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर मतलब ऐसे सिग्नल, ऐसे एंटीना जैसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि बॉडी में कौन से सॉल्ट की मात्रा कम है, कौन से सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, पानी कितना है, कम है, क्या है। तो हमारे हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको फट से पता चल जाता है कि ब्लड में आपके सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज इन ऑस्मोलैलिटी, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो रही है, सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है। सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है मतलब सॉल्ट इंक्रीज हो रहा है, और सॉल्ट इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका पानी कम हो रहा है। पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पानी कम होगा तो मुंह सूखने लगेगा, माउथ अपना ड्राई हो जाएगा, और अगर पानी कम हो जाएगा तो ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में सॉल्ट रह गया है, पानी पानी सब उड़ गया। भाजी जब आप कंटिन्यू उबालते हो, मैगी को कंटिन्यू उबालते हो, तो पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है, तो पानी का रस्सा जो है वो एकदम कम बचता है। सो डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। तो इसके वजह से क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर अपने ब्लड प्रेशर में पहले देखो, जब आपका पानी, आपने गांव में पानी वानी वाटर पंप देखा होगा, जेट पंप देखा होगा, पानी जब फुल प्रेशर में आता है तो कचरा हट जाता है। हम कचरा हटाने के लिए घर के आगे जो होली के टाइम पे कचरा होता है, अभी आने वाली है होली, तो घर के आगे जो कलर, अंडे के छिलके, बलून्स, ये सब रहता है, वो हम पानी के पाइप से ऐसे शुश करके हटाते हैं। लेकिन उसके लिए उतना पानी का प्रेशर होना चाहिए, पानी का प्रेशर नहीं रहता, तो हम पाइप को दबा के प्रेशर बनाते हैं। लेकिन समझो अगर आपका पानी एकदम स्लो आ रहा है, तो आप पाइप को कितना भी दबाओ वो प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि पानी ही नहीं है, पानी कम है, इसीलिए प्रेशर कम है। तो अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम है तो आपका प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर कम है, अगर आपके अफेरेंट आर्टियोल में प्रेशर कम है, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड कैसे जाएगा? ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा नहीं जाएगा। ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा नहीं जाएगा तो आपके बोमेंस कैप्सूल में ब्लड ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन स्लोली होगा। तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर क्या करेगा? आपका फिल्ट्रेशन नहीं करने देगा बराबर। तो जब ऐसा होता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका मुंह सूखने लगता है पानी की कमी की वजह से, और दूसरा आपके किडनी में से, आपके लिवर में से, आपके किडनी से निकलता है रेनिन एंजाइम, और आपके लिवर से निकलता है एंजियोटेंसिन। और ये एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजाइम जो है वो इस एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, और एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। और एंजियोटेंसिन 2 आगे जाके क्या करता है? हमारे ब्रेन में जो थर्स्ट सेंटर प्रेजेंट है, थर्स्ट सेंटर यानी जहाँ से हमको प्यास लगती है, तो ये दोनों जगह से हमारा वो जो प्यास वाला सेंटर है, वो प्यास वाला सेंटर एक्टिवेट होता है। आपका हाइपोथैलेमस एडीएच सेक्रेट करता है, तो एडीएच से क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। प्लस एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास करवाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जितना ज़्यादा पानी हम पिएंगे उतना ज़्यादा सोल्यूट का लेवल कम हो जाएगा। देखो एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जब आप भाजी को 1 घंटे के लिए गैस पे छोड़ देते हो, तो क्या देखने को मिलता है? आपका पानी पूरा उड़ गया है, सिर्फ नीचे मसाला मसाला बचा है। अब आपको उसको फिर से थोड़ा सा सालन बढ़ाना है, थोड़ा सा रस्सा आपको फिर से बढ़ाना है उस सब्जी में, तो आप उसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाल दोगे। जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना ज़्यादा आपका मसाला गीला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और पानी अगर कम रहेगा तो मसाला कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो ज़्यादा पानी डालो तो सॉल्ट का लेवल कम हो जाएगा, सॉल्यूट का लेवल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यस एवरीबॉडी। सो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स के पास जब सिग्नल पहुंचता है तो दे कैन डिटेक्ट द चेंज इन ऑस्मोलैरिटी। इनको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, कितने सोल्यूशन में। ओके, सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से आता है, और ये क्या करता है? ये बॉडी से ज़्यादा सुसु नहीं बनाता, मतलब ये बॉडी का वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि अगर पानी हमने पूरा रीअब्जॉर्ब कर लिया तो सुसु में क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी तो रीअब्जॉर्ब हो गया है। तो इट हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ओके, यानी कि ये और जितना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, आपका ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब समझो अगर पानी स्लो आ रहा है तो हम पाइप को ऐसे दबाते हैं, पाइप को दबाते हैं तो पानी प्रेशर में आता है, मतलब ऐसे पाइप का आगे जो मुंह है उसको दबाएंगे तो पानी थोड़ा सा स्पीड में आता है ना, क्योंकि देखो
आपका डायामीटर अगर बड़ा है तो पानी एकदम स्लो स्लो फ्लो होगा, लेकिन अगर मैं इसी जगह पे ये वाला वेसल लूँ तो पानी तो उतना ही है, मतलब ब्लड तो उतना ही आ रहा है, लेकिन अभी वो फुल प्रेशर में आएगा। मतलब ब्लड उतना ही है, बस आपने वेसल को छोटा कर दिया, जिसके वजह से पानी एकदम प्रेशर में आ रहा है। तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो अफेरेंट आर्टेरियोल में वो छस करके जाएगा, और अफेरेंट आर्टेरियोल में जब आपका ब्लड अच्छे से जाता है, ये देखो, ये अफेरेंट आर्टेरियोल में जब ब्लड फुल प्रेशर से आएगा तो ये आपके ग्लोमेरुलस में जाएगा, और ग्लोमेरुलस से ये कैप्सुलर स्पेस में जाएगा, और कैप्सुलर स्पेस से आगे जाके इसका फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। तो हमेशा याद रखो कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होना चाहिए अगर किडनी को प्रॉपर तरीके से ब्लड फिल्ट्रेशन करना है तो। ओके, ऑल राइट। तो अब आगे देखो क्या बताया गया है। इफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेस, मतलब समझो अगर हमारे ब्लड में सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई ड्यू टू एनी रीजन सच एज आफ्टर ईटिंग नमकीन, यानी ज़्यादा नमक खाने की वजह से, या ज़्यादा चूड़ा खाने की वजह से, या ज़्यादा नमक का खाना खाने की वजह से, या ज़्यादा पसीना आने की वजह से अगर हमारे ब्लड में सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई, सो इन अदर वर्ड्स ड्यू टू वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, देन द ऑस्मो रिसेप्टर्स ट्रिगर रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ऐसे केस में हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये एडीएच हार्मोन ट्रिगर करते हैं, एडीएच हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एंड दे ऑस्मो रिसेप्टर्स ट्रिगर रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरोहाइपोफिसिस मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैंने आपको बोला ना पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका एडीएच हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, एडीएच हार्मोन। एडीएच स्टिम्युलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ एडीएच हार्मोन क्या करेगा, ये अपने कलेक्टिंग डक्ट और अपने डीसीटी वाले ट्यूब को ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एक्वापोरिन्स बना के, यानी ज्यादा से ज्यादा होल्स को वापस से वाटर सरफेस एरिया बढ़ा के। ओके, so ADH stimulates reabsorption of water from last part of DCT and entire collecting duct by increasing the permeability of cells, यानी ज्यादा से ज्यादा सेल वाटर reabsorb कर सकते हैं। This leads to reduction in urine volume and decrease in osmolarity of blood। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो आपका यूरिन का वॉल्यूम लो हो जाएगा, क्योंकि पानी तो हमने पूरा रीअब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखो H2O हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया है ताकि आगे डिहाइड्रेशन ना हो। तो अगर H2O ही हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया तो यूरिन तो ऑटोमेटिकली कम हो गया ना, जो सुसु बाहर जाने वाली थी हमने उसी सुसु का पानी बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिया। वाटर तो वाटर होता है, हमने उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो अब अगर हमने वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया है तो यूरिन का वॉल्यूम तो कम होना ही है, और अगर आपने वाटर अब्जॉर्ब कर लिया, मतलब जो वाटर बाहर जाने वाला था वो वाटर आपने रीअब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये वाटर आपके ब्लड के सॉल्ट के साथ मिक्स हो गया, और अब इसने सॉल्ट को डाइल्यूट कर दिया, तो इसके वजह से आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। सो देयर विल बी डिक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी एंड डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। तो वंस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड कम्स टू नॉर्मल, और जब एक बार आपका सॉल्ट का लेवल थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, यानी सॉल्ट और वाटर का जब इक्वल क्वांटिटी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एडीएच बनाना बंद कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। यानी कि जब हमारी बॉडी से ज़्यादा यूरिन जाती है, जितना ज़्यादा सुसु करोगे उतना ज़्यादा प्यास लगेगा, तो जब आप ज़्यादा सुसु करते हो तो उसकी वजह से आपका हाइपोथैलेमस एडीएच बनाता है, एडीएच की वजह से आपका वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब होने की वजह से आपको प्यास कम लगती है जैसे ठंडी में होता है, और इसके वजह से फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपका एडीएच हार्मोन बनाना स्टॉप कर देता है। ओके, और इसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, ड्रिंकिंग रिड्यूसेस ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड थर्स्ट, मतलब ये देखो आपके ऑस्मो रिसेप्टर ने क्या किया, प्यास लगाई, प्यास लगने के वजह से आपने पानी पिया, पानी की वजह से ऑटोमेटिकली आपका ऑस्मोलैरिटी बैलेंस हो गया, तो ऑटोमेटिकली एडीएच हार्मोन बनना स्टॉप हो जाता है। एडीएच हार्मोन कब बनता है, जब पानी कम होता है। एडीएच हार्मोन कब बनता है, जब बॉडी में पानी कम होता है, क्योंकि पूरा पानी तो आप सुसु करके बाहर निकाल दे रहे हो, तो जब बॉडी में पानी कम होता है तब एडीएच हार्मोन बनता है। पानी कम एंड सॉल्ट ज़्यादा, जब ये आपकी बॉडी में पानी कम होगा और सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए हम एडीएच बनाते हैं, ताकि एडीएच ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करे और सॉल्ट को बैलेंस करे। ओके, अब समझो व्हाट वुड हैपन इफ एडीएच सिक्रीशन डिक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन। समझो कि अगर आपके ब्लड में एडीएच नहीं आया, मतलब आपके ब्रेन ने एडीएच हार्मोन नहीं बनाया, तो अब इसकी वजह से क्या होगा। सो इन केस पानी तो रुकेगा ही नहीं ना, पानी बॉडी में रीअब्जॉर्ब होगा ही नहीं, मतलब बार बार फिर आपको सुसु आएगी। सो इन केस ऑफ हीमोरेज और सीवियर डिहाइड्रेशन, मतलब समझो अगर ब्लड लॉस हो गया है, या बहुत ज़्यादा आप क्रिकेट खेल के आए हो, आपने दिन भर एक घूंट भी पानी नहीं पिया है, ऑस्मो रिसेप्टर्स एडीएच बनाना स्टार्ट करेंगे। सो एडीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग बैलेंस थ्रू किडनीज। बट समझो अगर किसी रीजन की वजह से आपका एडीएच नहीं बना, तो उस कंडीशन में डायूरेसिस होने लग जाता है। डायूरेसिस मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, यानी कि
कि आपका यूरिन एकदम पानी जैसा निकलेगा, इतना 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 सुसु आएगा कि आप पूछो ही मत। तो इन एब्सेंस ऑफ एडीएच हार्मोन आपका पूरा बॉडी का पानी बाहर चला जाएगा, मतलब मैक्सिमम। सो डायूरेसिस टेक्स प्लेस एंड पर्सन टेंड्स टू एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो ऐसे केस में यूरिन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। आपको ये 1 मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकता है, सीईटी में आ सकता है। व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस? तो डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज बोला मतलब शुगर से मत जिसको चिपका देना। डायबिटीज इंसिपिडस मतलब क्या होता है? लो सेक्रीशन ऑफ एडीएच। डायबिटीज इंसिपिडस मतलब क्या होता है? लो सेक्रीशन ऑफ एडीएच, यानी कि एडीएच हार्मोन नहीं बना जिसके वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। ओके, और बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो किधर गया पानी? या तो पसीना बन के निकल गया या तो सुसु बन के निकल गया। एंड अनदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज रास। और अब दूसरा मैकेनिज्म कौन सा है? कभी कभी अगर एडीएच प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास दूसरा एक मैकेनिज्म होता है, रास। और रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये मैकेनिज्म कौन मैनेज करता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस किधर प्रेजेंट होते हैं? ये देखो, ये है अपना जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का सेल्स, यानी कि आपके अफेरेंट आर्टेरियोल, मतलब आपके आर्टरीज, आपके आर्टेरियोल और आपके बोमेंस कैप्सूल के बीच में, आपके आर्टेरियोल और आपके बोमेंस कैप्सूल के बीच का ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये देखो, ये वाले जो सेल्स है इनको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और ये बीच के जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये देखो, दूसरे कलर से बताती हूँ, ये वाले सेल्स, ये जो रेड वाले सेल्स है, दीज आर अवर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्लियर एवरीबडी? यस, ओके। तो अब देखो होता क्या है, जब आपका ब्लड सप्लाई लो हो जाता है, अभी रिसेंटली हुआ था, मेरा ही बीपी लो हो गया था, तो जब आपका ब्लड सप्लाई लो हो जाता है ड्यू टू चेंज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड प्रेशर चेंज होने की वजह से या आपका ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से या ज़्यादा सुसु आने की वजह से आपका क्या हो जाएगा? बॉडी में तो पानी बचा ही नहीं, बॉडी में पानी नहीं बचा है तो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम एकदम कम हो गया, ब्लड एकदम कम अमाउंट में हो गया है क्योंकि पानी नहीं बचा है। तो उसके वजह से क्या होगा? आपका ब्लड का सप्लाई लो हो जाएगा, यानी अफेरेंट आर्टेरियोल तक ये ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा। अफेरेंट आर्टेरियोल मतलब ये वाला आर्टेरियोल, ब्लड एकदम धीरे 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 जाएगा। और याद रखो, जितना धीरे धीरे ब्लड जाएगा उतना स्लो फिल्ट्रेशन होगा, और जितना स्लो फिल्ट्रेशन होगा उतना जल्दी आपका किडनी डैमेज होगा, क्योंकि ब्लड में सब कचरा ऐसे ही घूम रहा है क्योंकि फिल्ट्रेशन बराबर नहीं हो रहा है। देखो याद रखो, फिल्ट्रेशन करने के लिए ना एक पर्टिकुलर प्रेशर में हमको ब्लड लाना पड़ता है, तभी ग्लोमेरुलर वो ब्लड को एब्जॉर्ब करता है और फिल्टर करता है। तो लो बीपी के वजह से आपका फिल्ट्रेशन एकदम स्लो हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारा जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है वो कौन सा एंजाइम बनाता है? वो बनाता है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाता है? रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम बनती है किडनी से। ये देखो, रेनिन एंजाइम बनती है किडनी से। अब ये रेनिन एंजाइम क्या करती है? ये हमारे लिवर से जो एंजियोटेंसिन 1 आ रहा है, सी दिस रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजेन, ये इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन है, तो इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन सेक्रेटेड बाय हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स मतलब लिवर सेल, हिपैटोसाइट्स मतलब क्या होता है? लिवर सेल। इन लिवर टू एंजियोटेंसिन 1, यानी कि किडनी से जो रेनिन एंजाइम आया, ये रेनिन एंजाइम लिवर के सेल के ऊपर एक्ट करता है। लिवर जो एंजियोटेंसिनोजेन बना रहा था, उस एंजियोटेंसिनोजेन को हम एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लंग्स की मदद से। तो ये देखो, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब कुछ एक ही बार में आ गया। हमारी बॉडी हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये हमेशा याद रखो, ठीक है? ओके, तो किडनी से निकला रेनिन एंजाइम, रेनिन ने लिवर के सेल्स को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में। किसकी मदद से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से। और ये एंजाइम किधर से आई? ये एंजाइम आई लंग्स से। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE विल मॉडिफाई एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, मतलब ये थोड़ा सा और एक्टिव फॉर्म होता है हार्मोन का। अब ये एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है? ये अपना स्टार मॉलिक्यूल है। एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है? ध्यान से सुनना। सो एंजियोटेंसिन 2 हेल्प्स इन डूइंग व्हाट? 3 एक्टिविटी करता है। एंजियोटेंसिन 2 3 एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। सबसे पहली बात, किडनी के ऊपर ये जो टोपी जैसा ग्लैंड होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये आपका एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये एड्रिनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? ये एड्रिनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। और ये जो अल्डोस्टेरोन हार्मोन है, इसके बहुत सारे फंक्शन है, इसको हम अडल्ट हार्मोन भी बोलते हैं।
तो ये अल्डोस्टेरॉन हार्मोन पहला फंक्शन क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कंस्ट्रिक्शन करेगा. सो इट कंस्ट्रिक्ट्स आर्टेरियोल्स इन किडनी, देयर बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो एंड इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर. तो इससे क्या होगा, ब्लड कम लेवल में जाएगा, ब्लड की मात्रा कम होगी लेकिन प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर में ब्लड आएगा उतना जल्दी फिल्ट्रेशन होगा. मैं आपको बार बार समझा रही हूँ. समझो आपके घर के सामने कचरा है, आपको वो कचरा पानी से हटाना है. आप ऐसे धीरे 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 पानी डाल रहे हो, कचरा नहीं हटेगा. आपको जोर से पाइप पे प्रेशर डालना पड़ेगा, पाइप दबाना पड़ेगा, छस करके करोगे तो वो कचरा हटेगा. तो वैसे ही अपने आर्टरीज को ऐसे दबाने के लिए, प्रेशर के लिए अल्डोस्टेरॉन हार्मोन यूज करते हैं. अल्डोस्टेरॉन हार्मोन किधर से आया, एड्रेनल ग्लैंड से. एड्रेनल ग्लैंड ने क्यों बनाया, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर एंजियोटेंसिन 2 का सिग्नल आया. तो ये सबसे पहले वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है. वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल, और कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना यानी ब्लड वेसल को दबाना. तो अपना एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है. देन सेकेंड फंक्शन, इट स्टिम्युलेट्स पीसीटी सेल्स टू एनहांस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. तो सेकेंड ये क्या कर रहा है, ये सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है. ये देखो किडनी से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसके वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. और थर्ड फंक्शन ये क्या करता है, इट स्टिम्युलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज अनदर हार्मोन कॉल्ड अल्डोस्टेरॉन that stimulates DCT and collecting duct to reabsorb more sodium and water. तो ये जो आपका अल्डोस्टेरॉन हार्मोन बन रहा है, ये अल्डोस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, जिसके वजह से हमारा ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा, और जिसके वजह से हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस और एकदम चकाचक हो जाएगा. यस एवरीबडी. सो ये देखो, किडनी से रेनिन एंजाइम आया, लिवर से एंजियोटेंसिनोजेन आया, एंजियोटेंसिनोजेन गॉट कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिनोजेन 1, देन एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, किसकी मदद से, लंग्स की मदद से. और फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये हमारे किडनी के एड्रिनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरॉन हार्मोन बनाता है. अल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट. ओके, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट. फिर नेक्स्ट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच सेक्रीशन होता है. एडीएच सेक्रीशन वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. एंड लास्ट में आपके जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसके वजह से आपका सर्कुलेटिंग वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका फिल्ट्रेशन इजी होता है. यस एवरीबडी. सो कैन वी यूज दिस नॉलेज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. अब इधर पे क्वेश्चन ये आता है कि हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या जब भी हम बीपी के मेडिसिन लेते हैं तो हमको एकदम डाइल्यूट यूरिन क्यों आती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या सिर्फ एडीएच और रास से हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में मेंटेन कर सकती है. होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है, बॉडी का पीएच एंड टेम्परेचर मेंटेन करके रखना. पीएच मतलब क्या होता है, सॉल्ट का बैलेंस. और आपका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या करेगा, ये हमारी बॉडी मतलब वाटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा. ओके, तो वाटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा. बोथ एडीएच, देखो दोनों में से अगर एक भी गायब हुआ ना तो सिस्टम पूरा हिल जाता है. सो बोथ एडीएच एंड रास आर एसेंशियल, यानी दोनों के दोनों सिस्टम इंपॉर्टेंट है प्रॉपर मैकेनिज्म करने के लिए. एडीएच क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब करता है. यानी कि समझो अगर आपके ब्लड में सोडियम का लेवल ज्यादा हो गया है, यानी कि सॉल्ट का लेवल ज्यादा हो गया है, तो एडीएच क्या करेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, वाटर को सॉल्ट के साथ मिक्स करेगा, जिसके वजह से ये जो सोल्यूशन है यानी कि अपना जो ब्लड है, ब्लड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाए और वाटर बैलेंस हो जाए. वाटर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. तो एडीएच बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखता है. ओके, बाय रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. लेकिन रास क्या करता है, रास सोडियम रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. रास क्या करता है, रास मैकेनिज्म में आपका सोडियम यानी कि सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है. किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट का. यानी कि जब आपके ब्लड में पानी ज्यादा हो गया है, जब आपके ब्लड में पानी ज्यादा हो गया है और सॉल्ट कम हो गया है तो रास रिलीज होता है. और जब आपके ब्लड में सॉल्ट ज्यादा हो गया है और पानी कम हो गया है तो एडीएच रिलीज होता है. यस, सॉल्ट ज्यादा हो गया तो एडीएच रिलीज होगा, पानी ज्यादा हो गया तो रास रिलीज होगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके रखना है. ओके, सो दिस मेंटेन्स ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये पैराग्राफ में है. ओके, एक्शन ऑफ एडीएच एंड रास लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ऑस्मोलैरिटी. देखो एडीएच की वजह से पानी आता है, पानी की वजह से ब्लड का क्वांटिटी बढ़ जाता है. रास की वजह से सॉल्ट आता है, सॉल्ट की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है.
A large increase in blood volume and pressure stimulates atrial wall to produce atrial natriuretic peptide. तो जब आप बहुत ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हो, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके वजह से आपका जो आर्टरीज होता है, अपना जो ब्लड वेसल होता है, वो एक स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। और ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या करता है, ये सब प्रोसेस स्टॉप कर देता है। वाटर भी है, सॉल्ट भी है, बस अभी दोनों जन चुप हो जाओ, मतलब एडीएच भी चुप, रास भी चुप। तो इन दोनों को स्टॉप कौन करता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड इनहिबिट सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, मतलब ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप करेगा। एंड इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ रेनिन। रेनिन एंजाइम अगर स्टॉप हो गई तो अल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा, अल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा और एडीएच भी नहीं बनेगा। सो दिस लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड नेट्रियूरेसिस। तो जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, तो उसके वजह से क्या होगा, इधर से आपका आंसर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो गया है, तो एएनपी रिलीज होगा। एएनपी रिलीज होगा तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, सब रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा, सब रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नेट्रियूरिसिस देखने को मिलेगा। नेट्रियूरिसिस यानी कि इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन, यानी आपने सोडियम रीअब्जॉर्ब करना बंद कर दिया ना, अपन सोडियम अब नहीं ले रहे बॉडी में, सोडियम को बाहर जाने दे रहे हैं, तो उसके वजह से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप हो गया और हमको एक्सक्रीशन में सोडियम अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डायूरेसिस, क्योंकि हमने वाटर एब्जॉर्प्शन भी बंद कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन, और सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन भी बंद कर दिया। अभी एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट को जाने दो बाहर, बॉडी में बहुत सारा स्टोर हो गया है। हाँ, जब वापस से सॉल्ट कम हो जाएगा तो हम रास रिलीज करेंगे, और पानी कम हो जाएगा तो एडीएच रिलीज करेंगे। ओके, देखो कैसे याद रखोगे, एस, रास की स्पेलिंग में एस आता है, एस फॉर सॉल्ट। तो जब आपके ब्लड में सॉल्ट की कमी हो जाती है तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, स रास सॉल्ट सोडियम, तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए हम रास रिलीज करते हैं। और जब आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो एडीएच, एच फॉर H2O, तो जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो एडीएच हार्मोन सेक्रेट करते हैं। अब आगे देखो क्या बताया लास्ट पैराग्राफ में, किडनीज पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का विटामिन डी है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर ये कैल्सीट्रायोल हार्मोन नहीं बना तो हमारे बोन्स एकदम खोखले हो जाएंगे। ब्रिटल मतलब क्या हो जाता है, एकदम वीक बोन्स, एकदम खोखले बोन्स, यानी कि आपने पोकड़, अगर मैं सिंपल भाषा में मराठी में बोलूँ तो इसको हम पोकड़ बोलते हैं, हिंदी में खोखला बोलते हैं। जैसे आपको दिखने में कोई दीवार बहुत स्ट्रांग दिख रही है, पर आप एक पंच मारोगे और वो दीवार भूसा हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आपने कुछ मेन माल मटेरियल भरा ही नहीं है, पूरी खोखली दीवार है। ओके, ऑल राइट, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, समथिंग इंटरेस्टिंग। वैम्पायर्स जो साउथ अमेरिका से आते हैं, वैम्पायर बैट फ्रॉम साउथ अमेरिका इज अ नॉक्टर्नल सैंग्विवोरस मैमल। सैंग्विवोरस मतलब क्या होता है, जो खून पीते हैं। इट फीड्स ऑन ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड्स एंड मैमल्स। इट हैज टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस टू लोकेट सुटेबल प्रे। इनको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। वंस फाउंड इट कैन इवन कंज्यूम ब्लड टू एन एक्सटेंट ऑफ मोर देन हाफ इट्स बॉडी मास। देखो, अगर एक बार इनको खाना मिल गया, एक बार इनको खून मिल गया, तो ये इतना सारा खून एक साथ पी लेते हैं कि जितना इनका बॉडी का वेट भी नहीं है, उससे डबल। ओके, in such a case the body of bat becomes too heavy to fly। तो अब ऐसे केस में आप कैसे एकदम पेट भर के नानी दादी के घर पे जाते हो, तो वो लोग एकदम पेट भर भर के खिलाते हैं, ओ मेरा मुन्नू आया है, ओ मेरा बच्चू आया है, खा ले खा ले खा ले, पेट भर भर के खा लेते हो, फिर अपने को उठने को ही नहीं होता है अपन अपना फेवरेट खाना खाने के बाद। तो ऐसे केस में बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, और इसको कंपनसेट करने के लिए वाइल द बैट इज फीडिंग इट्स किडनीज एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो ऐसे केस में जब हमारा ये बैट ज्यादा खून चूस रहा है, तो उसी टाइम पे किडनी क्या कर रही है, बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल रही है। अप टू 24% ऑफ इट्स बॉडी वेट का यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट, ताकि बैट की बॉडी से पानी निकल जाए और खून पीने की जगह बने। नाउ बैट कैन फ्लाई बैक टू द केव और ट्री वेयर इट कैन स्पेंड द डे। तो अब क्या करेगा, बैट की बॉडी से पानी निकल गया, उसने खून पी लिया बट पानी निकल गया, तो अब बैट जो है वो वापस से ट्रैवल करेगा। थोड़ा सा वजन कम हो गया उसकी बॉडी का, क्योंकि पानी हमने निकाल दिया यूरिन के थ्रू।
During daytime, it cannot go to drink water. At the same time, diet being high on proteins, large amount of nitrogenous waste is produced. देखो डे के टाइम पे ये बैट्स धूप में ज़्यादा नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द स्किन सेंसिटिविटी, और इन्होंने ब्लड ज़्यादा पिया था, तो ब्लड ज़्यादा पीने की वजह से उसमें ज़्यादा प्रोटीन था, जिसकी वजह से ज़्यादा नाइट्रोजन का वेस्ट बनेगा. So instead of diluting waste, kidneys resort to concentrating urine in order to conserve water, and this capacity to rapidly exchange the osmolarity of urine is a classic example of adaptation. देखो पहले जब बैट को खून पीना था तो किडनी ने क्या किया, फटाफट डाइल्यूट यूरिन बनाया. लेकिन अब जब बैट ने खून पी लिया है और वो एक गुफा में जाके छुप गया है, तो अब वो दिन के टाइम पे तो बैट बाहर नहीं निकल सकता खाना खाने के लिए, खून ढूंढने के लिए. तो अब दिन भर में उसको एनर्जी बनी रहे, इसीलिए अब वो ज्यादा यूरिन नहीं बनाएगा. पहले उसने डाइल्यूट यूरिन बनाया, बट अब वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है ताकि उसके बॉडी का पानी उसकी बॉडी में स्टोर हो जाए और उसको बाहर दिन में ना जाना पड़े, सीधा रात में वो अपने शिकार पे निकले. तो कैसे हमारे बैट ने फट से अपनी बॉडी चेंज की, पहले डाइल्यूट यूरिन बनाया, फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाया. एकदम से बोलते ना वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ओ भाई ऐसा बैट करता है. ओके, पहले डाइल्यूट यूरिन बनाता है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन. और इसी तरीके से अपना ये टॉपिक होता है खत्म. कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपने अब तक हमारी ज्ञान लैब एनसीईआरटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए ज्ञान लैब एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आकर अपना नीट का स्टडीज कंप्लीट कीजिए. और अभी तक अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई आपका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हमने आपको फ्री नोट्स, पीडीएफ सब प्रोवाइड करके रखा है. सो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है. अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन नहीं हुआ तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और फिर सर्च करो ज्ञान लैब. आपको 13,600 वाले मेंबर्स मिलेंगे, तो वो आप वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. यस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे. अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. तो तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ. मिलते हैं जल्दी. बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय.